ख़वातीन और हज़रात, कहकशां की सितारों की महफिल में आज हमारे साथ हैं फरहा सरोज साहिबा, जो कि एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट और एजुकेटर हैं। आपने नर्चर लाइफ, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ में इस्टेब्लिश किया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द मेंटल हेल्थ इश्यूज। और इसके साथ साथ फरहा हैज़ बीन अवॉर्डेड मल्टीपल टाइटल्स: स्वास्थ्य मित्र बाय यूपी स्टेट गवर्नमेंट, इम्पैक्ट अवार्ड, Warrior Award, AMP Award for the Change Maker of the Year, etc., etc. Most importantly, she is listed among 100 most influential women of Uttar Pradesh and also among 20 influential business women of India. She has also co-authored a book, Humans of Nurture Life. फरहा, अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कैसे मिजाज हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज ये दावत दी। तो आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। फरहा, लेट्स बिगिन विद योर चाइल्डहुड डेज। आपने अपना बचपन रामपुर में गुजारा। उसके बाद फिर आपने एएमयू में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद फिर मेंटल हेल्थ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और क्यों हुआ, एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? जी, बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प कहानी है। रामपुर का बचपन गुजारने का मतलब तो आप समझते ही हैं, रामपुर का माहौल और रामपुर का अंदाज कि नवाबी कल्चर के साथ साथ आपको वहां पे लीडरशिप क्वालिटी भी मिलती है कहीं ना कहीं। रामपुर के पठान तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन बाई चांस मैं पठान नहीं हूँ, लेकिन तब भी हमारे वो हमारे वाली जमाने में तो चाकू हम बचपन में याद है, चाकू ज्यादा मशहूर थे। रामपुर के चाकू भी मशहूर है, लेकिन रामपुर में जी। बड़ी अच्छी एक कल्चर है, बड़ा अदबी कल्चर है। तो वो मेरे रूट्स में है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बहुत ही, मैं कहूँगी, प्रिविलेज्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे खानदानों में भेजा कि मैं, जो मेरा ननियाल है वो एजुकेशनिस्ट का है, और जो मेरा ददियाल है वो सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रिविलेज बचपन रहा। रामपुर का बचपन कोई बैकवर्ड बचपन नहीं रहा। और जहां तक रामपुर की मैं बात करूंगी तो बहुत एंडोर्स करती हूँ मैं रामपुर को बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि रामपुर के जो पानी में जो बात है, एक अदबी कल्चर, एक लिटरेचर, एक नवाबों की जो खुशबू है वो छोड़ गए हैं। तो वो कहाँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर इनकलकेट हुई मेरी परवरिश में, मेरे माँ बाप ने जो मुझे तरबियत दी। और आज इस काबिल बनी उन्हीं की तरबियत, दुआओं और अपने टीचर्स की वजह से कि आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो रामपुर ने तो मुझे बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना शुक्र करूं मैं वो कम है। उसके बाद मेरी एएमयू की तालीम शुरू हुई। तो एएमयू की तालीम का जो सेहरा है, मैं वो अपने मामू के सर बांधती हूँ, अल्लाह बख्शे उनको। आज उस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढूं। और वो एक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। और काफी, मैं मतलब, ही वॉज माई मेंटर, और सारा डायरेक्शन उनका था कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उनको लगता था कि मेरे लिए सबसे मुनासिब जो इदारा है वो अलीगढ़ से बेहतर कोई नहीं हो सकता, जितनी पर्सनालिटी वो मेरी समझते थे। तो मेरे ख्याल में मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि मुझे अलीगढ़ ने वेलकम करा, मुझे जगह दी। और जो चीजें फिर बचपन के बाद, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स के बाद एक कॉलेज लाइफ में जो आपकी शख्सियत को बनाने में तालीम और तरबियत का रोल होता है, तो मेरे ख्याल में इस इदारे ने उस चीज को फुलफिल कर दिया। और मेरे अंदर वो जज्बे जो पैदा होने चाहिए थे, या जज्बे जो थे, उनको वहां जाके, जो एक चिंगारी को आग बनना चाहिए थी, तो वो फिर सर सैयद अहमद खां के इंस्टीट्यूशन में जाके, आपको तो पता ही है, आप खुद अलीग हैं, कि वो एक जो वहाँ का भी जो कल्चर है, और क्या कहना चाहिए, उसके अंदर जो हमारा तराना कहता है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां में बरसेगा। देख तो रहे मैं हैं, भी एक बरस रहा छोटा है सा वो, अब्र हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मेरा बिल्कुल। सवाल ये था, फराह के कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद फिर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ, ये क्या टर्निंग पॉइंट था आपका? जी, मैं बचपन से ही, जो मेरा एक कहना चाहिए हिडन पैशन सोशल वर्क था। मतलब इट वाज लाइक माय, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सोशल वर्कर। आई रिमेम्बर द टाइम कि मैं हाई स्कूल की फेयरवेल थी या इंटर की फेयरवेल थी, कि मुझसे पूछा गया था व्हाट यू वांट टू बी, तो मेरा रिप्लाई ये था, आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर, आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर। क्या बनना है? सोशल वर्कर बनना है।
लेकिन उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी ज्यादा कॉमन नहीं था, और सोशल वर्कर के लिए पढ़ना पड़ता है, बीएसडब्ल्यू एफएसडब्ल्यू करना पड़ता है, शायद मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, वो मेरा हिडन पैशन था। तो ये पैशन मेरा मेरे ख्याल में बचपन से कहीं ना कहीं चल ही रहा था, और जिसको मैं पैरेलली लेके चली रही थी। अलीगढ़ आई तो अलीगढ़ के अंदर तो ये चीज मेरे ख्याल में और फ्लरिश कर जाती है। आपका जो एक ये खिदमत खल्क वाला जो जज्बा होता है, वो खिदमत खल्क वाले जज्बे को और हवा मिली। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ छोटे छोटे लेवल पे कर ही रही थी। लेकिन मेरे हॉस्टल में एक इंसिडेंस हो गया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, कि मेरी एक हॉस्टलमेट ने सुसाइड कर ली। मेरी एक हॉस्टलमेट ने सुसाइड जो करा, वो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माय माइंड वो रह गया मेरे जहन में। और एक क्वेश्चन मार्क उसने डेवलप कर दिया, क्योंकि मैं उस लड़की को रोज, वो मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, एसएन हॉल में, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, और मैं उसको रोजाना आते जाते देखती थी। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुश, उसको देख के कभी लग ही नहीं सकता था कि वो लड़की किसी प्रेशर में गुजर रही है, या उसके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि इन द नियर फ्यूचर वो ऐसा कदम उठा लेगी। और हम कॉमन रूम में थे, और एकदम से एक लड़कियां आती हैं और बताती हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया है, और अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि वो कौन लड़की है। और मेरी उस लड़की से बहुत हाय हेलो भी थी, कि मतलब ऑन द वे हम लोग मिलते थे, एक दूसरे को स्माइल पास करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, पूछते थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये वही लड़की। और इत्तेफाक की बात यह कि जब उसकी बॉडी घर जा रही थी, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स आए, मैं उनको भी ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी मदर आए, उसके ब्रदर आए। और इत्तेफाक की बात से कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे बेडशीट चाहिए थी या कुछ रोप्स चाहिए थी उसमें, तो वो मैंने ही मुहैया कराई। और ये इंसिडेंट, कहना चाहिए कि वो मेरे जहन में एक रिकॉर्ड होता चला गया, कि ये लड़की चली गई, लेकिन क्यों चली गई, ये मेरी समझ में नहीं आया उस टाइम। बिकॉज मेरी भी उम्र 18-19 साल की थी, और हम लोग इतना ओपनली बात भी नहीं करते थे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कुछ है। फिर मैंने अपना कोर्स खत्म करा। कोर्स खत्म करने के बाद मैंने जेरोक्स में जॉब करी, लेकिन समवेयर इन माय माइंड सोशल वर्क मेरा चलता रहा। देन आई गॉट मैरिड इन 2001, केम टू लखनऊ। यहाँ पे आके आई एम लाइक अ पर्सन की बहुत सॉर्टेड रहता है मेरा माइंड, कि मुझे पता होता है कि किस वक्त में मुझे क्या काम करना है। व्हेन आई गॉट मैरिड तो आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि नाउ माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली, कि मुझे अपने फैमिली को देखना है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, और मुझे अपनी फैमिली लाइफ शुरू करना है। लेकिन समवेयर इन प्रायोरिटी में भी मेरा सोशल वर्क खत्म नहीं होता था। और एक चीज जो मैं ये समझती थी कि चेंज स्टार्ट फ्रॉम होम, तो वो मैंने अपने घर से ही शुरू करा। घर से शुरू करने का मतलब जो हेल्प्स आती थी उनके साथ इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम समझना, अलग अलग तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, उनको रिजॉल्व करते थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 2-4 साल बाद लखनऊ से ज्यादा आशनाई हो गई, लोग मिलने लगे, क्योंकि लखनऊ तो मेरे लिए नई जगह थी। तो वहां पे मैं दूसरी एनजीओ के साथ काम करने लगी, जो अंडर प्रिविलेज के लिए काम करते थे, एजुकेशन के लिए काम करते थे। तो मेरे ख्याल में कई साल मैंने काम करने के बाद ये रियलाइज करा कि वही जो मेरे जहन में बात थी कि खुश क्यों नहीं है लोग, कि सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ना गरीब खुश है ना अमीर खुश है, खुशी की मिसिंग है कहीं ना कहीं। बट मतलब आई वाज सो अमेज टू सी कि हर किसी के पास सब कुछ भी है तभी खुश नहीं है। अगर उससे पूछो आर यू हैप्पी, तो कहता है नहीं, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो देन आई रियलाइज कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों से हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि उसकी जो खुशी की तलाश है वो कहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। देन आई रियलाइज कि ये तो सब आपके यहाँ का ही खेल है, मेंटल हेल्थ का ही खेल है ये आपका, कि ये जो मेंटल हेल्थ है इसको समझना और समझाना बहुत जरूरी है। तो तब मैंने अपनी स्टडी शुरू करी, पहले खुद समझा कि मतलब ये क्या है, द मतलब व्हाट इज दिस। देन आई फाउंड कि द मिसिंग लिंक टू हैप्पीनेस इज नॉट नोइंग योर मेंटल हेल्थ। तब जाके मुझे ये एहसास हुआ। फिर मैंने अपना वर्क, जिसे कहते हैं ब्रेन चाइल्ड, मैं हमेशा से चाहती थी एक ऑर्गेनाइजेशन हो मेरी। तो मैंने अपने आई गेव बर्थ टू माय ब्रेन चाइल्ड, which I called Nurture Life. Then decided that I'll work on this objective to educate people about mental health, to create awareness about mental health, and to break the stigma around mental health. And जो ये टाबू टॉपिक है,
इसको मेन स्ट्रीम टॉपिक बनाना मैंने अपना एक मुहिम बना लिया। तो अच्छा सबसे फरहा, पहले हम जब किस जी फरहा सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटल हेल्थ। हम लोगों का जो एक लेमन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साहब डिप्रेशन हो गया। यानी ये टोटल कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का। और फिर ये जी ये 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 कहा जाता है कि भाई अक्सर कि भाई यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सब फिर तुम्हें डिप्रेशन क्यों हो रहा है। तो हाउ हाउ वुड यू डिफाइन मेंटल हेल्थ? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ डज नॉट मीन्स मेंटल हेल्थ इलनेसेस। मेंटल हेल्थ मीन्स जनरल मेंटल हेल्थ वेल बीइंग, जो आपकी भी है वो मेरी भी है, वो हम सबकी है। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, ऐसी हमारी मेंटल हेल्थ होती है। लेकिन समाज में इतना स्टिग्मा है और हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि जो हम अबंडेंट लोग देखते हैं रास्तों पे, जो हम देखते हैं वो लोग जो सर्दी में बिना कपड़ों के और गर्मी में ब्लैंकेट्स में घूम रहे होते हैं, तो हम यही समझते हैं कि मेंटल का मतलब पागल होता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि मेंटल का मतलब पागल नहीं होता है। मेंटल का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट आवर माइंड, अबाउट आवर थॉट्स। तो सबसे पहले तो सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेंटल मीन्स डज नॉट मीन पागल, एंड मेंटल हेल्थ डज नॉट मीन मेंटल हेल्थ इलनेसेस। We when we start speaking on mental health, we start the discussion with talking on mental health well-being and end it on mental health illnesses। जो हमारी मेंटल हेल्थ वेल-बीइंग है, जो जनरल हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारा नजरिया एक सेट हो जाता है। नजर और नजरिया तो हम डिफरेंट समझते ही हैं। तो नजर इज योर साइट एंड नजरिया इज योर सोचने समझने का तरीका। दिस इज योर मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली। अगर वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स यू हैव अ हेल्दी माइंड। अगर वो नेगेटिव जा रही है, तो दैट मीन्स यू यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट कि व्हाई इट इज सो नेगेटिव। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी जो जनरली लोगों को नहीं पता है, कि मेंटल हेल्थ बनती कैसे है। हम लोगों को यही नहीं पता है कि हमारी मेंटल हेल्थ बनती कैसे। एक्चुअली मेंटल हेल्थ एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके 7 डायमेंशन होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को बनाता है। एक फिजिकल हेल्थ, एक आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ, फिर आपकी वोकेशनल हेल्थ, फिर आपकी इमोशनल हेल्थ, फिर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ, और फिर आपकी सोशल हेल्थ। ये 7 चीजें होती हैं, ये आपका मेंटल हेल्थ बनाता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी रहती है, आप फिजिकली फिट है या नहीं है। इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टू। देन यू हैव योर इंटेलेक्चुअल हेल्थ, द वे यू गेट एजुकेटेड, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, किस तरीके के आपने क्वालिफिकेशन ली। फिर आपकी आती है सोशल हेल्थ, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके दोस्त अहबाब कैसे हैं, वो आपके सोचने समझने का तरीका क्या सेट करते हैं, कितने इन्फ्लुएंस होते हैं आप। फिर आपकी आती है एनवायरमेंटल हेल्थ, आपकी किस माहौल में परवरिश हुई है, जो आप किस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, किस तरीके से बड़े हुए हैं। आपकी वोकेशनल हेल्थ, आप अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन, जो आप काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके के जॉब में आप मशगूल हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ बनाती है। स्पिरिचुअल हेल्थ, जो आपका जिस भी फेथ के लोग हैं उसका क्या इम्पैक्ट आपके जहन पर हुआ है, दैट इज योर स्पिरिचुअल हेल्थ। पहले स्पिरिचुअल हेल्थ साइकियाट्रिस्ट अप्रूव नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी मेंटल हेल्थ के एक डायमेंशन में इसका अहम रोल प्रूव कर दिया है। और आज के टाइम में जितने डॉक्टर्स हैं वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ आपके जनरल मेंटल हेल्थ को किस तरीके से गवर्न करती है। अच्छा ये हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं, जाहिर है कि जी इतने मल्टी डायमेंशनल तो आम तौर के ऊपर आदमी की पहुंच नहीं, सोच नहीं होती है। इतनी बिल्कुल उलझने बिल्कुल। हैं, इतनी परेशानियां हैं। तो आपको यानी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द क्रॉस ओवर लाइन के जिसके पार फिर हमें ये लगे कि भाई ये मेंटल इलनेस है और एक प्रोफेशनल हेल्प हमको चाहिए। हर हर आदमी तो आपको परेशान नजर आता है आज के दौर में। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम है सोसाइटी से। हमारी सोसाइटी इतनी जजमेंटल है कि हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मतलब देर इज नो बडी हु कैन लिसन। और हमारा मसला ये है कि जो हमारे दिमाग का जो फॉर्मेशन है,
तो मैं आपको बताऊं, हमारे दिमाग में रोजाना के हिसाब से 50,000 से लेके 70,000 थॉट्स रोजाना आते हैं। रोजाना आते हैं, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं करते, ये एक ऑटोमेटिक फीचर है आपके दिमाग का। उसके अंदर जब हमारे 50,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, तो वही थॉट्स हमें प्रॉब्लम करने लगते हैं। देखिए, लाइफ तो एक चैलेंज का ही नाम है। लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग है। और जहां तक हम, जैसे हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में कहते हैं, आजमाइशें अलग हैं। तो हमारा जो देखने का नजरिया है, तो हम सबसे पहले तो चाहते हैं कि हर चीज हमें बहुत ही स्मूथली मिल जाए, हमारी जो किसी चीज में स्ट्रगल ना आए। और हम बहुत हर चीज ऐसे चाहते हैं कि बहुत आसानी से पाना चाहते हैं। तो हमें एक चीज का तो ये यकीन रखना पड़ेगा ना कि लाइफ इज अ चैलेंज। लाइफ तो चैलेंज है, इट इज अ चैलेंजिंग फील्ड। अनलेस एंड अनटिल आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपके पास चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो आप इवॉल्व कैसे करेंगे? लेकिन मसला ये है कि जब हम ड्यूरिंग द चैलेंजेस और ड्यूरिंग द स्ट्रगल्स होते हैं, तो हमें कोपिंग स्किल्स नहीं आती, जो कि बहुत सीखने की जरूरत है। कोपिंग स्किल्स क्यों नहीं आती है? कोपिंग स्किल्स किसके लिए? आपको फिजिकल कोपिंग स्किल्स नहीं चाहिए होती, आपको मेंटल कोपिंग स्किल्स चाहिए होती है। कि चीजों को कैसे हैंडल करें, हमारा टॉलरेंस कैसा है, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हम अपने एंगर इश्यूज को कैसे मैनेज, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशंस, वो टेंशन, जो स्ट्रेस होता है, और हम इतना ज्यादा अवेयर हैं वोकैबुलरी से कि हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअली हो क्या रहा है। हम प्रेशर में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड है, हमें एंगर है, हम क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। एक हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हम सिर्फ बिहेव कर रहे होते हैं। और जब हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं, तो वो तीन चीजों से डिफाइन होती है: हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, एंड देन हाउ यू एक्ट। दैट्स माय क्वेश्चन फरहाद, दैट्स माय क्वेश्चन कि हाउ डू आई नो, मुझे मतलब मुझे कैसे ये पता चले कि भाई अब मुझे एक कमिंग टू योर साइकियाट्रिक। पॉइंट, जी। कमिंग टू योर पॉइंट, मैं अगर ये बात नहीं बताऊंगी, तो मैं इतनी जल्दी जब बता दूंगी, तो फिर वो मेंटल हेल्थ भी, वो फिर मेंटल हेल्थ इलनेसेस ही समझी जाएंगी। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रही थी कि जब हम इन पोजीशन से निकलने के बाद, और जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि नहीं, आई नीड समबडी हु कैन हेल्प मी, हु कैन हेल्प मी, मुझे कुछ हेल्प चाहिए ना। और मेंटल हेल्थ को जज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हाउ यू स्लीप, हाउ यू ईट, एंड योर फिजिकल अपीयरेंस। आपको नींद प्रॉपर आ रही है, आप खाना ठीक से खा रहे हैं। ये दो मेजर चीज होती है जब आपको पता लगने लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। ये आपके सिम्टम्स जो आपको दिखने लगते हैं कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर समवेयर एट द स्टेज वे यू नीड सम हेल्प। सबसे पहला एक कहना चाहिए साइन होता है। और अगर आप देखिए, आप किसी अपनी छोटी से छोटी बीमारी पे भी फिजिशियन के पास भी जाते हैं, तो वो आपसे पूछता है आपको नींद आती है कि नहीं आती, आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही। ये बेसिक सा सवाल वो पूछता है आपसे। तो यही सवाल वो यही पूछता है, कहीं आप किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, किसी एंजाइटी में तो नहीं है, किसी तरीके के और प्रेशर में तो नहीं है। जब उसको ये दिख जाता है, तो वो सबसे पहले आपको क्या देता है, कहता है कि नींद प्रॉपर करने के लिए आपको एक स्लीपिंग पिल देता है कि रात को सोने से पहले ये खा लीजिएगा आप। आपकी कोई भी बीमारी हो, फिजिकल हेल्थ कोई भी हो, आपको कोई भी छोटी बड़ी बीमारी हो, लेकिन सबसे पहले वो आपकी स्लीप मैनेज करना चाहता है, जस्ट बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ को एक स्टेबिलिटी देने के लिए। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ गुड मेंटल हेल्थ, यू कैन नॉट हैव अ गुड फिजिकल हेल्थ। देर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, जिसे कहते हैं ना, देर इज नो फिजिकल हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो हर डॉक्टर पहले आपको मेंटली स्टेबल करना चाहता है। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आप अपने रूटीन के अंदर ये देख रहे हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी, और सबसे पहली बात, आपको नींद नहीं आती। अगर नींद नहीं आना है, ये पहला अलार्मिंग साइन है कि दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन योर अपर कंपार्टमेंट। तो यू नीड टू चेक दिस। तो इसमें फिर ये बताइए कि आप जैसे नींद ना आने की कोई भी वजह, एंजाइटी हो सकती है या डिप्रेशन हो सकता है, तो अगर एक आदमी सही से नहीं अगर सो पा रहा है, तो क्या उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या आप जनरल फिजिशियन के नहीं, पास जाना? जी। नहीं। सबसे पहले तो ये कि ये जो सेल्फ डायग्नोसिस है, ये बंद कर देना चाहिए। कि एनजाइटी है, डिप्रेशन है, ये हम नहीं कह सकते अनलेस एंड अनटिल ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है तो। क्योंकि हर आपकी मेंटल परेशानी ना तो एंजाइटी होती है,
ना आपकी हर मेंटल परेशानी डिप्रेशन होता है। ये अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर ले और आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दे, तब आप एक डिक्लेयर्ड मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार हैं। अदरवाइज सेल्फ डायग्नोसिस में मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, ये गलत टर्मिनोलॉजी हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करने में लगे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ एजुकेशन पे काम नहीं करा, मेंटल हेल्थ लिटरेसी पे काम नहीं करा। लेकिन जो ये गूगल का जमाना है और जो ये ओवर एक्सपोज एनवायरमेंट है, तो हम अवेयर बहुत सी चीजों से ऐसे हैं और अपनी सेल्फ डायग्नोसिस में खुद को हम मेंटल हेल्थ पेशेंट डिक्लेयर करने लगते हैं। और ज्यादातर केसेस में वो ऐसा नहीं होता है, ये टेम्परेरी फेज होता है, सबके साथ आता है। तो आपको वहां पे एक गाइड चाहिए होता है, एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपको बैठ के सुन ले और उसके बाद आपको एक गाइडेंस दे दे, आपकी प्रॉब्लम्स को एक डायरेक्शन दे दे और कुछ स्कोपिंग स्किल सिखा दे। तो हम वहां पे वो चीजें प्रॉब्लम होल्ड कर सकते हैं और रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इतना मेजर बड़ा मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात हमारी सोसाइटी के अंदर जो, और हमारा जो मेडिकल सिस्टम यहाँ का है, कि जब हमें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जरा सी भी लगती है, हम सीधे सिकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, हाँ क्योंकि हमारे एग्जैक्टली। समाज में अवेयरनेस ही नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट। हम हमारी साइकियाट्रिस्ट के पास हमारी जाते हैं सीधा, और वो सीधी सीधी पहली फुर्सत में एंटी डिप्रेसेंट्स लिख देता है। बिल्कुल। तो जी। इसीलिए जो हम नर्चर लाइफ पे काम करते हैं या हम नर्चर लाइफ के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमारा एफर्ट ही ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अवेयरनेस, we educate people about mental health so that they have that ability to recognize whether they are in a mental health problem, whether it is a temporary problem, whether they need help, whether they need guidance, और उसके बाद ये भी डिसाइड कर सके whether they need a psychologist or a psychiatrist। जी, सही बात। तो हम emphasize करते हैं कि it is good to use this channel first, कि go and visit a psychologist and then psychologist will decide कि do you need a psychiatrist or not, क्योंकि अलग अलग केसेस होते हैं। ज्यादातर केसेस में साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको डिफरेंस भी बता दूं एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का यहाँ पे। साइकोलॉजिस्ट विदाउट मेडिकेशन आपको ट्रीट करता है और साइकियाट्रिस्ट आपकी जो है मेडिकेशन के साथ ट्रीट करता है। ये डिफरेंस होता है, मतलब ही इज बीन ट्रेन्ड इन अ वे टू वर्क ऑन द केमिकल इम्बैलेंसेस दैट वी ऑल हैव इन आवर ब्रेन्स। तो जहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में केमिकल इम्बैलेंस आता है, देन वी नीड सम मेडिकेशन। अदरवाइज अगर हमारे थॉट और बिहेवियर की प्रॉब्लम है, तो वो हमारा साइकोलॉजिस्ट हमारे थॉट्स को अरेंज करने में भी मेहनत करता है। और ज्यादातर साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी और सीबीटी से हमारे थॉट्स को अरेंज करके हमें कोपिंग स्किल्स दे देता है, तो हम ठीक हो जाते हैं। और हमारे इंडिया में जिस कलेक्टिंग एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत अहम है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, पहले नानी दादियाँ होती थी, वो बात कुछ समझा देती थी, अगर हम शेयर कर लेते तो हमारी प्रॉब्लम्स वहीं रिजॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज के जमाने में हमारा जो एनवायरनमेंट इतना जजमेंटल हो गया, तो हम शेयर भी तो नहीं करते किसी से बात, हम घर में शेयर नहीं करते। नहीं, अब उसमें हम लोग यही समझते हैं कि देखिए, हमारे चारों तरफ सभी लोग परेशान हैं, तो हम मजीद अपनी चीज उनसे कह करके उनको और मजीद क्या परेशान करें। तो वो जी। बहुत सारी चीजें लोग अपने तक ही रखते हैं, तो मेरे ख्याल से दिस एड्स टू द प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली एक बात ये भी है, और परेशान होता है तो आदमी जहनी तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब जहनी तौर की परेशानी होती है, अगर उसने किसी को बता दिया, वो फौरन सजेस्ट कर देगा कि नहीं, तुम्हें तो कुछ जहनी तनाव और तुम्हारा जहनी प्रॉब्लम, तुम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ। तो वहीं पे एक स्टिग्मा क्रिएट हो गया, जैसे ही उसने सुना कि साइकियाट्रिस्ट, क्या मैं पागल होने वाला हूँ, क्या मेरा जहनी तनाव इतना बढ़ गया है कि मैं चीजें हैंडल नहीं कर रहा। तो वो जो स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ है, वो आपको वहीं रिलक्टेंट कर देता है कि आप अपनी डॉक्टर करने आपको एडवाइस मिल जाए, या फिर जो है वो बात ऐसी कह दे कि आपको खुद ही बुरी लगने लगे, कि सामने वाला जज करने लगा आपको। जैसे आप तो वक्ती तौर पे आप शेयर करना चाहते थे अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको लगा कि मैं शेयर करूंगा तो हल्का हो जाऊंगा या हल्की हो जाऊंगी किसी से शेयर करके। बल्कि आजकल तो बड़ा जमाना, फ्रेंड थेरेपी को हम बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये चीजें अब सब खत्म होती चली जा रही है, ना वो दोस्तियां रही, ना वो ट्रस्ट रहे। तो इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वहां पे हम कहते हैं कि यू बेटर गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, ही इज अ ट्रेन्ड पर्सन हु विल लिसन टू यू, आपको जज नहीं करेगा, आपको वक्त देगा, और वो ट्रेंड ही इसी तरीके से है कि आपकी डे टू डे प्रॉब्लम को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर आपके थॉट्स को अरेंज करेगा, फिर आपको कुछ कोपिंग स्किल्स बताएगा और कुछ
बहुत ही रेगुलर थेरेपीज बता देगा। थेरेपी नाम से भी लोग डर जाते हैं, थेरेपी हम्म, कुछ नहीं होती। वो कभी कभी कह देता है कि आप डायरी लिख लिया करिए ताकि आपके थॉट्स बाहर आने लगे, जो आपको डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं। तो वो अलग अलग चीजें बताता है। कभी कभी वो राइटिंग थेरेपी बता देता है, कभी कभी वो जर्नल मेंटेन करने को बता देता है। आज के जमाने में हम शुक्र करना भूल गए हैं। हालांकि इस्लाम का पहला जो हम कहना चाहिए, इस्लाम द क्रक्स ऑफ इस्लाम इज शुक्र, लेकिन उसी से हम दूर हो गए हैं कि एवरी टाइम वी आर कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग। तो ग्रेटिट्यूड बिल्कुल खत्म हो गया है हमारे कहना चाहिए सोसाइटी से। तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले कहता है कि ग्रेटिट्यूड डायरी बनाओ, कि सबसे पहले देखो तुम्हारे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स है, तब क्रिप करना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो उसी में जब एक जो भी बंदा प्रॉब्लम में होता है, तो वो रियलाइज करने लगता है बैलेंस की मैं कितना ब्लेस्ड हूँ और क्या परेशानियां हैं। ये चीजें बहुत ही कहना चाहिए प्रैक्टिकल वे में और बहुत ही आसान वे में हम हैंडल कर सकते हैं। और अपने मेंटल हेल्थ को, मतलब मेंटल हेल्थ आता है तो लगता है जैसे बहुत बड़ी बात है, हम अपने नजरिए को दुरुस्त कर सकते हैं। मैं तो नजरिया ही कहती हूँ उसको, क्योंकि मैं अपने नजरिए को दुरुस्त कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आपका नजरिया किसी मेंटल हेल्थ इलनेस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। तो साइकेट्रिस्ट भी आपको कुछ मेडिकेशन से आपको ट्रीट कर सकता है। और नाउ साइंस हैज रीच टू दैट लेवल कि सारी बीमारियां ट्रीटेबल है। अच्छा फरहा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोई भी अप्रोच कर सकता है या इसकी कोई फी है, मतलब इट इज इट इज टोटली फ्री। एनीबडी कैन अप्रोच टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव डिफरेंट इनिशिएटिव्स। एज ग्रुप के साथ हमारे इनिशिएटिव्स हैं। हमारी वेबसाइट है nurturelife.org.in। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और हमारी ज्यादातर सर्विसेज फ्री हैं। और जितना हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम एजुकेशन, मेंटल हेल्थ लिटरेसी स्प्रेड करने का काम करते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री है। तो ये बताइए, आप, एक मुख्तलिफ सवाल पूछ रहा हूँ कि इतने जहनी मरीजों के साथ आप लोग काम करते हैं, इतनी सारी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आप लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर फेस करते हैं, तो डज दैट अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ समवेयर? एक चीज मैं यहाँ पे मैं कहूंगी, थोड़ी क्लैरिटी देना चाहूंगी। आई डोंट वर्क विद द पीपल हु हैव द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आई वर्क विद द नॉर्मल पीपल हु डोंट नो दैट दे नीड हेल्प। अच्छा, ठीक है। I work with normal people. I try to educate them. I try to make them realize that make your mental health a priority. Then I create awareness. Then I try to break the stigma around mental health. इसको टैबू से निकाल के मेन स्ट्रीम में लाना चाहती हूँ, लाना चाहती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ले आई हूँ। और जो मेरा एक मिशन था कि ब्रिंगिंग मेंटल हेल्थ डिस्कशंस फ्रॉम क्लोज रूम डिस्कशंस टू डाइनिंग टेबल डिस्कशन, अल्हम्दुलिल्लाह पैंडेमिक में उसने बहुत हेल्प करी। दैट वाज लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह उसने काम करा मेंटल हेल्थ फील्ड में। और आज के टाइम में मेंटल हेल्थ हम सब बात करते हैं, अब कोई झिझकता भी नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर आपने रियलाइज करा हो कि पैंडेमिक में अगर किसी सस्टेन करना था, तो द वन हु हैड अ गुड मेंटल हेल्थ, उसी ने सस्टेन करा, उस चैलेंज को चैलेंज की तरह लिया और उसको उसी तरीके से फाइट बैक करा। तो आज हम अपनी अपनी जगह पर उसी हिम्मत और उसी ताकत के साथ बैठे हुए हैं। और जहां तक आपने बात कही कि मैं इस फील्ड में जाती हूँ तो मुझे पर्सनली अफेक्ट करता है, तो बीइंग अ सोशल वर्कर मुझे कंपैशन फटीग होता है। कंपैशन फटीग ये होता है कि बीइंग कंपैशनेट, आप इतना ज्यादा देते हैं, इतनी ज्यादा जब दर्द देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं कि इतना करने के बाद भी हम कम नहीं कर पा रहे हैं लोगों के दुख दर्द। तो वो जो एक फेज आता है, तो वो हमारी जिंदगी में भी आता है, बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि व्हेन यू आर इनटू दिस फील्ड, यू सी पीपल इन डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन, यू हेल्प देम, यू सपोर्ट देम, बट स्टिल वो जो एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड तो है, एक कंपैशन भी है, लेकिन इट इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा डीपली इफेक्ट करता है। हाउ डू यू बहुत से ओवरकम केसेस दैट? ऐसे होते हाउ डू यू ओवरकम then दैट आपकी for क्या that again to keep my yeah to again to keep myself mentally healthy, so I follow the same things जो मैं दूसरों को बताती हूँ। I try to watch my sleep, whether I'm sleeping properly or not. I hydrate myself a lot. पानी का बहुत अहम रोल है।
पानी का बेइंतहा अहम रोल है। कि जितना अच्छा हाइड्रेशन आपका होगा, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आपके खाने पीने का तरीका जितना अच्छा होगा, और आपका स्लीप पैटर्न क्या है। तो मैं हर जगह एम्फेसाइज करती हूँ, हम लोग इसको बहुत कॉमनली यूज नहीं करते, मेंटेन अ स्लीप हाइजीन। हम्म। मेंटेन अ स्लीप हाइजीन, तो देर इज समथिंग कॉल्ड स्लीप हाइजीन। तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जहाँ हमें अपने बॉडी क्लॉक को भी ट्रेन करना पड़ता है कि बाय दिस टाइम वी हैव टू बी इन द बेड, और ये हमारी नींद का वक्त है। दिस कमांड वी हैव टू गिव टू आवर ओन बॉडी, हमें ट्रेन करना पड़ता है इसके लिए, दैट फॉलो स्लीप हाइजीन। तो यही सब चीजें मिला के, कुछ हॉबीज मिला के, एवरीबडी शुड हैव अ हॉबी। तो मुझे भी, मेरे पास भी मतलब मैं कहूंगी कि दो तीन हॉबीज ऐसी हैं जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं इन सब चीजों से निकालने में। लाइक आई एम वेरी मच इनटू म्यूजिक। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ किताबें पढ़ना विश्वसनीय बहुत अच्छा कुछ लगता विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप गाती भी बहुत अच्छा हैं। है। अच्छा। अफवाहें फैलती रहती है, और ये अफवाह भी फैल गई, मुझे पता नहीं चला कि कब फैल गई। मैंने आपको बताया ना कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। अच्छा, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, तो फिर तो कुछ ना कुछ हकीकत उसके अंदर होगी। आप आई मीन वी आर टुवर्ड्स क्लोजिंग। तो आप जी। जो है वो वी रियली अप्रिशिएट के आखिर में दो ही सवाल, एक लास्ट हमारा सवाल यह है कि अपनी शख्सियत में आप अपने एल्बम मैटर का कितना हाथ देखती हैं, एंड वी वुड अप्रिशिएट अगर आप चलते चलते हमारे लिए कुछ गुनगुना देंगी। आलमा मैटर का तो मेरे ख्याल में सर सैयद का जो मिशन था, कि सर सैयद ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, और मेरे ख्याल में जो मैंने ऑब्जर्व करा, और मुझे लगता है कि सर सैयद का ये मिशन था कि हर साल जितने एडमिशन्स होते हैं, तो एक सर सैयद ने जो इदारा खड़ा करा है, तो हर साल हजारों सर सैयद निकलने चाहिए। तो ये पहला सबक मैंने वहां से सीखा था। और जहां तक तरबियत और तालीम की के रोल से शख्सियत बनती है, तो मेरे ख्याल में मेरे आलमा मैटर का बेइंतहा रोल है। उसने मुझे इतना कल्चर दिया, इतना अदब दिया, आदाब दिया, खिदमत खल्क करने की जो एक तौफीक शायद अल्लाह ने जो दी थी, उसको पॉलिश कर दिया, एक डायरेक्शन दे दिया कि मैं किस तरीके से, और सर सैयद जैसा आइडल दे दिया। तो आलमा मैटर और मेरे वालदैन का तो मैं क्या बताऊं, कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि उनकी इतनी ज्यादा चलिए अब आप हमें जो है वो कुछ गुनगुना के सुनाई दिखाइए। चीज। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जितने भी व्यूअर्स हैं, वो हमेशा अपना एक मी टाइम जरूर रखें, जो उन्हें अच्छा लगता है दिन में जरूर वो किया करें। इट इज लाइक एलिक्सर टू ब्रेन, कि आपके लिए वो अमृत है, कि दिन भर में आप कुछ भी करें, लेकिन अपने लिए आधा घंटा, एक घंटा जरूर निकालें। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप डांस करें। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आप म्यूजिक सुने। आपको लिखना अच्छा लगता है, आप लिखने, चाहे दो लाइनें लिखें, लेकिन एक ये मी टाइम को आप अपने टाइम टेबल में जरूर फिट करें। जैसा मैंने मेंशन करा कि म्यूजिक मेरा मी टाइम है, तो मैं फैज अहमद फैज मुझे बहुत पसंद है। तो क्या मैं फैज अहमद फैज के जो दस्त दस्त तन्हाई उनकी एक क्या बात है। है ना, तो उसकी चार लाइनें मैं जरूर, इरशाद। आपके विश्वसनीय सूत्रों तक ये बात पहुंच गई है, और मैं उसको प्रूव कर दूं कि शायद उस चीज को, तो मैं कि वो पढ़ सूत्र देती हूँ। सही हैं। जी। ये तो वही बताएंगे इसके बाद। जी। हम्म। बहुत बस खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया फराह, वक्त देने का। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और बहुत सारी दुआएं हैं कि आप इसी तरीके से लोगों की जिंदगियों में मुस्कुराहटें बांटती रहें, और परेशान जहनों को सुकून पहुंचाती रहें।
और इंशाल्लाह फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह। जजाकल्लाह एंड थैंक यू वंस अगेन कि आपने अपने इतने ऑनरेबल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें बुलाते हैं, वहां पे आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू टू द पर्सन जिन्होंने आपको ये फीडबैक दिया मेरे बारे में। और इतने जो सूत रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे लोग मेरी जिंदगी में हैं, कि जो मेरे वेल विशर्स हैं, तो मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। और इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।